बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ये मेरे हाथों का करिश्मा था कि मैं अच्छे भले आदमी को सुला भी सकता था और होश में भी ला सकता था। मैं चाहता तो इसके हाथ बांध सकता था, मगर मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी। वो बहुत अहम आदमी था, इससे मैं बहुत कुछ मालूम कर सकता था। इसको बांध देना दुरुस्त नहीं था। ऐसे में वो बिदक जाता, मुझ पर कोई राज जाहिर न करता। क्या हाल है जाने आलम? खैर तो है? आंखें तो खोलो बड़े भाई। तुम? ओह मेरी ये गर्दन, ओह ये क्या मुसीबत है। वो बड़ी मुश्किलों से कालीन पर उठ बैठा, मगर पिस्तौल मेरे हाथ में देखकर इसकी आंखें फैलने लगी। वो सुन्न होकर रह गया। तबीयत कैसी है तुम्हारी? इसकी जेब से मैंने सिगरेट और माचिस निकाल लिए थे, वो मैंने इसकी तरफ उछाल दिए। पियो जाने आलम, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। धुआं तो गले में उतार ही सकोगे। मगर इसने उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। रंग इसका और ज्यादा पीला हो गया था। ये किस्सा क्या है जाने आलम? मुझे बताओ। तुम मुझे रावलपिंडी में मिले थे, वहाँ मेरी जान छूट गई थी, मगर ये विल्सन क्या चाहता है? तुम इसके कहने पर मेरे पीछे लगे थे। तुम चाहते क्या हो आखिर? मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा और एक सिगरेट जलाकर इसकी तरफ फेंक दिया। वो इसकी कमीज पर गिरा। उससे बचने के लिए उसने सिगरेट फौरन ही उठाकर उंगलियों में फंसा लिया, मगर बोला कुछ नहीं। शर्मिंदा शर्मिंदा सा दिखाई देता था वो, जैसे वो सब कुछ इसकी समझ में ना आ रहा हो। मेरे हाथ बंधे हैं जाने आलम, हथकड़ी खुल नहीं सकती। मैं सिगरेट भी बड़ी मुश्किल से पी रहा हूँ। ये कैसी माजूरी है? आखिर क्यों तुम लोगों ने मुझे यहाँ ला डाला है? कुछ मकसद भी तो होगा, और वो मैं जानना चाहता हूँ जाने आलम। मत समझो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे साथ तुम भी तबाह हो जाओगे। मैं इतना कैद और इतना बंधा हुआ होने के बावजूद तुम्हारी इस पिस्तौल की लबलबी दबा सकता हूँ। बोलो तुम क्या चाहते हो? तुम डॉक्टर दुम्मन को नहीं भूले होगे। ये सब कुछ इन्हीं के कहने पर किया जा रहा है। क्या क्या कहा तुमने? उस दुम्मन की ऐसी तैसी मैं तुम्हें और विल्सन को इधर ही खत्म कर दूंगा। क्या समझा है तुमने मुझे? मैंने पूरी कुव्वत से लात इसके सीने पर जमा दी। वो पलटकर दोबारा कालीन पर गिर गया। शैतान की औलाद, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने क्या कहा है तुमसे? मगर जाने आलम मेरी ज़रब से कुछ ज्यादा ही नडाल हो गया था। इसे दोबारा उठने में खासी देर लगी। बताओ मुझे वो कहाँ है इस वक्त? वो अमेरिका में है और विल्सन को उसने ही तुम्हारे पीछे लगाया है। मगर मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं विल्सन का बंदा हूँ। जो हुक्म वो देता है मैं उसे मानने पर मजबूर हूँ। वो खंकारते हुए बोला, रावलपिंडी तुम किस लिए गए थे? मैं वहाँ तुम्हारी ही तलाश में गया था। तुम मुझे इत्तेफाक ही से मिल गए थे, मगर फिर तुमने बाजी जीत ली। मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। मेरे पास कुछ रकम भी थी, तुमने वो भी छीन ली। तो गोया दुम्मन की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है बेटे, मैं भी उसकी तलाश में था। अच्छा है कि वो ही सामने आ रहा है। बड़ी रकम दी होगी उसने विल्सन को। हाँ, उसने यकीनन विल्सन को बहुत रुपया दिया होगा, मगर मुझे मालूम नहीं है ये काम क्या करता है। इसका मुझे इल्म नहीं है। मैंने इसे कोई काम करते नहीं देखा है। अलबत्ता एक केमिकल्स की फैक्ट्री में उसका हिस्सा है। मरीद के वहाँ कई किस्म की गैसें बनती हैं। और ये लोग कौन थे? ये अला नवाज, फरजांद अली और मजदूर खान। कौन है ये चमचे? ये विल्सन के मुलाजम हैं। ये बहुत छान फटक के बाद लोगों को वहाँ मुलाजमत दी जाती है। और वो आलिया कहाँ है? इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। मैं सिर्फ दुम्मन को जानता हूँ, और मैंने सुना है कि जिस कोठी में तुम रह रहे हो उसकी मलकियत है। मलकियत है नहीं, बल्कि कभी थी। मैंने इसे 7 लाख रुपए में खरीदा है। क्या कहा था उसने? वो तो यही कहता है। वो कुछ दिन पहले यहाँ से होकर गया है। बहुत गजबनाक हो रहा था। और वो सरंगी का फ्रॉड, वो गैस उसे कहाँ से मिली है? शायद वो उसने खुद तैयार की है। मेरा अंदाजा यही है। उससे वो कोई
भी काम ले सकता है, उसकी तो मैं अंतड़ियां बाहर निकाल दूंगा, समझा क्या है। उसने मुझसे अभी तो बच गया है, मगर कब तक उसे नहीं पता कि वो किस आग से खेल रहा है। तुम उसके चक्कर में कैसे आ गए? पुराने पुलिस के मुलाजिम हो? हाँ, मुझे उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था, मजबूरन मुझे विल्सन की मुलाजमत इख्तियार करनी पड़ी, मगर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं विल्सन का नौकर हूँ। काम वो मुझसे इसी किस्म के करवाता है। अब क्या इरादा है इसके? वो तुम्हें आज किसी वक्त कराची भेज देगा, हवाई जहाज में सवार करके। इसने कहा है कि वो कराची से तुम्हें अमेरिका पहुंचा देगा। मैंने तो सुना था कि वो कैद हो गया है। वो खबर गलत थी, आपको हैदर ने बताई होगी। वो जानबूझकर उड़ाई गई थी ताकि तुम्हें कोई शक न पड़े। इससे क्या होता है, मैं तो उसके पीछे नहीं घूम रहा था। वो यही समझता है कि इसका ख्याल है कि तुम बहुत बदतीनत और शैतान सिफ्त आदमी हो। तुमसे वो बहुत ज्यादा खौफजदा है, इसीलिए वो यहाँ से अमेरिका चला गया था। इसने महसूस कर लिया था कि तुम इसे कारोबार भी नहीं करने दोगे। वो यही कहता है, मैंने खुद इसकी बातें सुनी थी, वरना विल्सन तो तुम्हें जानता भी नहीं था। तो ये बात है। तुम्हें मालूम है दुम्मन का कारोबार क्या है? वो डॉक्टर है और बस। मैं तो यही जानता हूँ। नहीं, वो डॉक्टर नहीं है, वो इंसानी अज़ा का कारोबार करता है। इसने बेशुमार लोगों को उनके गुर्दों से महरूम कर दिया है। ये देखो, ये मेरा पेट देखो, इसने धोखे से मेरा भी गुर्दा निकाल कर बेच दिया था। मुझे यकीन है कि वो अमेरिका में भी यही काम करता होगा। पता नहीं वहाँ कौन कौन बदनसीब इसके हाथ लगे होंगे। जाने आलम मेरा पेट देखकर हैरान हो गया, बोला, ये तुम क्या कहते हो? मैं कैसे मान लूं इसकी इस बात को? वो तो बहुत मशहूर डॉक्टर है, अगरचे वो गुर्दों का ही स्पेशलिस्ट है, मगर गुर्दा फरोश नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो यही कुछ करता है। वो किसी यूनिवर्सिटी का पास किया हुआ डॉक्टर नहीं है। आलिया भी महज एक नर्स है, मगर वो भी डॉक्टर बन बैठी है। मैं इनसे इंतकाम जरूर लूंगा, किसी कीमत पर भी इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने अहद कर रखा है। जाने आलम, तुम तो यूं ही 1000-2000 में विल्सन के हाथों बिक गए हो। ये रास्ता छोड़ दो, इसमें सरासर नुकसान है। मगर अभी मैं ये बात कह ही रहा था कि कमरे में एकदम धुआं भरने लगा। वही स्लेटी रंग की गैस उसमें उतरने लगी। इसकी बू ही ऐसी थी कि वो सांस में शामिल होते ही आदमी को तहस नहस कर देती थी। मैं अपनी जगह से उठा। जाने आलम भी खुद को महफूज नहीं कर सकता था। वो बुलंद आवाज से चीखा, खुदा के लिए इसे बंद करो, मैं भी अंदर हूँ, इसे रोको। मगर उसकी आवाज चंद ही लम्हों बाद दबने लगी। कमरा गैस से भरता चला गया। उसमें छुपने की कोई भी जगह नहीं थी। मैंने घबराकर अपनी कमीज का दामन नाक से लगा लिया, मगर इस गैस से बच निकलना नामुमकिन था। सांस की जरूरत तो आखिरी दम तक रहती है, कोई हवा से कैसे बच सकता है? वो गैस रोशनदान के शीशे में सुराख करके अंदर डाली जा रही थी। बाहर किसी जगह इन्होंने सीढ़ी लगा रखी थी और सुराख में से नाली डालकर वो गैस को अंदर भर रहे थे। कोई 20 सेकंड में वहां सांस लेना मुश्किल हो गया। अब ना मैं बोल सकता था, ना जाने आलम, और दरवाजा उन लोगों ने बाहर से मुकफ्फल कर रखे थे। सारा ड्रामा 2 मिनट में खत्म हो गया और हम दोनों कालीन पर गिरकर बेहोश हो गए। आदमी के असाब को मुअत्तल कर देने के लिए तो सिर्फ थोड़ी सी गैस ही बहुत काफी थी। वहां तो विल्सन ने पूरा कमरा ही इससे भर दिया था और गैस के खारिज होने के इम्कानात बिल्कुल ही नहीं थे। जाने आलम भी बेहोश हो गया और मैं भी कुछ भी बाकी नहीं बचा था। हालांकि रात विल्सन ये कह रहा था कि वो मुझे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता, मगर अब उसने जब देखा कि मैं जिंदा सलामत हूँ और उसके लिए मोहलक साबित हो सकता हूँ, तो उसने मेरे खिलाफ ऐसा हरबा इस्तेमाल किया कि मैं बेबस होकर रह गया। मेरे साथ जाने आलम भी उसी हाल को जा पहुंचा था। खुदा खबर मैं कितनी देर तक बेहोश रहा और दरमियान में कितने जानलेवा लम्हे बिन कहे बिन बताए गुजर गए, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। जब मेरे आवाज बहाल हुए तो मुझे महसूस हुआ कि मैं अभी तक अपने हाथ पांव हरकत में नहीं ला सकता हूँ और मैं किसी गाड़ी में सवार हूँ। कोई ड्राइवर मेरे सामने बैठा था और मेरे पहलू में जाने आलम मौजूद था और वो पिस्तौल की नाल मेरे पहलू से लगाए हुए था। मेरी दोनों टांगों पर इन्होंने सफेद प्लस्तर चढ़ा रखा था, जिसकी वजह से मेरी टांगे अगली 2 सीटों
सीटों के दरमियान में रखी हुई थी। टांगों का वजन इतना ज्यादा हो गया था कि इन्हें हिला नहीं सकता था। ये बड़ी हैरत की बात थी। क्या मैं कहीं जख्मी हो गया था? कुछ समझ में नहीं आता था कि हुआ क्या है। मेरे सामने ड्राइवर के साथ वाली नशिस्त पर विल्सन बैठा था। कार की बत्ती रोशन थी। मैंने जब आंखें खोली तो जाने आलम एकदम होशियार हो गया। बोला, विल्सन साहब, ये शख्स होश में आ रहा है। बहुत बुरा हुआ जाने आलम, गाड़ी रोक दे खान। उसके हुक्म पर ड्राइवर ने गाड़ी सड़क से उतारकर एक खंबे के पास रोक दी। मेरे हाथ खुले थे। उनको बांधने की इन्होंने शायद कोई जरूरत ही नहीं समझी थी, मगर वो मेरे हाथ नहीं थे। मैं उनसे कोई काम ही नहीं ले सकता था। विल्सन तेजी से मेरे पास आ बैठा। इसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उसमें से उसने एक सुई लगी सिरिंज निकाली और उसे एक शीशी में डुबोकर निकाल लिया। फिर वो मेरे बाएं बाजू को नंगा करके बोला, इसको जरा संभाल कर रख जाने आलम, मैं इसे टीका लगा रहा हूँ। जाने आलम तो पहले ही मेरे लिए मुसीबत बना हुआ था। उसने पिस्तौल समेत दोनों हाथों से मुझे जकड़ लिया। विल्सन ने मेरी कलाई पर कस कर एक रुमाल बांधा और जैसे ही मेरे खून की रग उभरी उसने वो टीका मेरे जिस्म में लगा दिया। और अब भी मेरी आंखें देख सकती थीं, अब भी मेरा जहन सोच सकता था। ये बड़े ही कमाल की बात थी। ऐसे में वो चाहते तो मेरा गला भी काट सकते थे। मैं उफ भी नहीं कर सकता था, मगर उनका मकसद पूरा हो गया था। अब वो ज्यादा बेफिक्री से आगे बढ़ सकते थे। मुझे चंद मिनट तक विल्सन बड़े गौर से देखता रहा। मेरी नब्जों पर भी इसका ध्यान लगा था। जब वो पूरी तरह मुतमिन हो गया तो बोला, ठीक है, अब चलो। मेरा ख्याल है कि वो लोग हवाई अड्डे पर पहुंच चुके होंगे। जी हाँ, फ्लाइट तो 4 बजे जाती है, अब 3:30 हो रहे हैं। सुबह ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, तेज चलाओ जरा। काश ये फ्लाइट लाहौर से चला करती, हमें ख्वाह मुख्वाह इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी है। ये कहकर वो फिर अगली नशिस्त पर जा बैठा और मजदूर खान ने गाड़ी चला दी। कुछ ही देर बाद हम हवाई अड्डे पर जा पहुंचे। इनकी बातों से तो यही साबित होता था कि वो कराची का हवाई अड्डा है। इन्होंने मुझे गाड़ी से निकालकर फौरन ही एक स्ट्रेचर पर डालकर आगे बढ़ा दिया। वो स्ट्रेचर उन्होंने एक पोर्टर से मंगवाया था। मेरे साथ अब जो औरत चल रही थी और मुझे संभाल रही थी वो कोई अंग्रेज नर्स थी जो पहले से वहां खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। विल्सन इसके साथ था। बोला, मेरा ख्याल है अब आप मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका पासपोर्ट वगैरह सब कुछ मेरे पास मौजूद है। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मिस्टर विल्सन, बाय द वे, आप कब पहुंच रहे हैं? मेरे आने की जरूरत नहीं होगी, आप मुझे बस फोन कर देना। तो ठीक है, मैं फोन कर दूंगी, आप मुतमिन रहें। विल्सन ने नर्स को वहीं से खुदा हाफिज कहा और कार की तरफ वापस चला गया। नर्स ने पोर्टर को दाएं हाथ चलने के लिए कहा और कुछ ही देर बाद हम हवाई अड्डे के अंदर जा पहुंचे। मालूम ये होता था कि इन्होंने मेरा पासपोर्ट और वीजा वगैरह पहले से बनवा रखा था और मुझे वो शदीद अलील जाहिर करके उसी वक्त मुल्क से बाहर ले जाना चाहते थे। मेरी बेबसी देखें कि ये सब कुछ मेरे सामने मेरे साथ हो रहा था। मेरे दुश्मनों ने मुझे बांध कर डाल दिया था। मैं सब कुछ समझ भी रहा था। इशारे किनारे से भी किसी से ये नहीं कह सकता था कि मुझे इन लोगों से बचा लो, ये मुझे कत्ल कर देना चाहते हैं। मुझे इलाज के लिए नहीं बल्कि जिंदगी से महरूम कर देने के लिए मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं ताकि वो इनका हाथ ना रोक सके। ये मुझे पुर्दा कर देंगे। लोगों, मुझे बचा लो। मगर मैं कुछ भी न कर सका। मुझे तो इन्होंने उस गैस और टीके की वजह से पूरी तरह मफलूज कर रखा था। कुछ ही देर बाद नर्स ने मुझे इसी तरह स्ट्रेचर पर डाल के जहाज तक पहुंचा दिया। एयर होस्टेस कमाल मेहरबानी दिखा रही थी। वो बड़े स्ट्रेचर के साथ साथ मेरी नशिस्त तक चलती रही। इनमें से एक बोली, हाय कितना हैंडसम जवान है, पर ये एक्सीडेंट जरा संभाल के बेबी, शायद इसका वहाँ इलाज हो सके। इसके दोनों गुर्दे भी आखिरी मरहले में हैं। दूसरे ने कहा। जो नर्स मेरे साथ साथ आ रही थी बोली, इंशाअल्लाह ये ठीक हो जाएगा, मुझे इसीलिए साथ भेजा जा रहा है। आप फिक्र न करें गयास साहब, आप वहाँ से तंदुरुस्त होकर आएंगे। एयर होस्टेस ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। वो समझती थी कि मैं बोल भी सकता हूँ, सुन भी सकता हूँ, मगर मैं
मैं तो आंख भी नहीं झपक सकता था। इसकी बात का जवाब देना तो एक तरफ रहा, नर्स की निशिस्त मेरी निशिस्त के साथ ही थी। इसने मेरी निशिस्त को फैलाकर इस तरह कर दिया कि मैं उसमें बखूबी लेट सकता था। ठीक 4 बजे जहाज कराची से प्रवास कर गया। सच्ची बात तो ये है कि मैं अपने आंसू जब्त न कर सका। मैं बेतरह रो दिया। मेरी बेबसी दीदनी थी। मैं वतन से ही निकाला जा रहा था और अब मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे जिंदा भी रहने देंगे कि नहीं। इस वक्त मैंने इस कदर आंसू बहाए कि मेरे रुखसार तर हो गए। नर्स इस कैफियत को समझ रही थी। उसने अपने 2 रुमाल मेरे आंसुओं से तर कर लिए। जैसे ही हवाई जहाज उड़ा, नर्स ने एयर होस्टेस से पानी मांगा और अपने ब्रीफकेस से एक शीशी निकालकर उसने 2-4 ड्रॉप्स जबरदस्ती मेरे हलक में उतार दी। शायद उसे ये हैरत थी कि मेरी आंखें अब तक बंद क्यों नहीं हुई हैं। उन गोलियों का असर इतना ज्यादा और तेज हुआ कि मैं जल्द ही सुध बुध खो बैठा और मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर माऊफ हो गया। पता नहीं वो रास्ता किस तरह कटा, किस किस जगह वो जहाज रुका, कौन कौन सा जहाज उसे बदलना पड़ा। मुझे वो शदीद मरीज की फहरिस्त में डालकर स्ट्रेचर के जरिए रास्ते बदलते रहे, यहाँ तक कि उसी हालत में शायद 1.5 दिन गुजर गया। जब मुझे होश आया तो मैं इस वक्त एक आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरे नीचे फोम का बिस्तर बिछा था। मुसहरी के नीचे बहुत उम्दा कालीन फर्श पर डाल दिया गया था। कुर्सियां जो वहाँ 4 ही थीं, दीवार के साथ लगी थीं, मगर वो सब की सब किसी बहुत ही उम्दा लकड़ी से बनाई गई थीं। कमरे में रखी तमाम चीजों की नफासत की कसम खाई जा सकती थी। हवा का खराम ये एहसास दिलाता था कि वो बहुत खनक और नम आलूद है। मैं कमरे में बिल्कुल तन्हा था, मगर नहीं, मैं उनके लिए इस काबिल कहाँ था कि वो मुझे तन्हा छोड़ सकते। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि मेरी दोनों टांगों से प्लास्टर उतर चुका था, वरना पाँव से लेकर मेरी नाभ तक का तमाम हिस्सा उसमें छुपा हुआ था। जब मैं बेहोश हुआ तो इस वक्त मेरे लिए टांगे एक बोझ बन चुकी थीं। लिबास मेरा बहुत साफ सुथरा था। सफेद कमीज और पतलून की तर्ज का सफेद पजामा इन्होंने मुझे पहना दिया था। शायद नीचे बनियान भी थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बिस्तर से यूं उठा जैसे मैं बहुत बीमार रहा हूं और मेरी हिम्मत ही जवाब दे चुकी हो। मैं उनके टीकों, गोलियों और गैस की वजह से वाकई बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था, मगर जैसे ही मैं बिस्तर से उठा, एक बहुत तगड़े जुस्से का हबशी किसी तरफ से एकदम मेरे सामने आ गया। वो भी सफेद कमीज पतलून में मलबूस था। उसे देखकर मैं परेशान सा हो गया। वो तो मेरे इस ड्रामे का हिस्सा ही नहीं था। मुझे तो वहां तक कोई और ही लोग लेकर आए थे और मुझे नर्स ने संभाल रखा था। इसके बड़े बड़े कसरती बाजू हवा में झूल रहे थे। गुड आफ्टरनून मिस्टर ग्यास, हाउ आर यू नाउ? वो अंग्रेजी में बात कर रहा था और वो भी काली अंग्रेजी जिसे मैं मुश्किल समझ रहा था। ये मेरे लिए एक नई मुसीबत थी। मैं इतनी अंग्रेजी कहाँ जानता था कि उससे गुफ्तगू भी कर सकता। फिर भी मैंने उसे बताया कि मैं ठीक ही हूँ। मेरी मुश्किल को समझते हुए वो कुर्सी खींचकर मेरे करीब ही बैठ गया। बोला, आपके लिए हुक्म ये है कि मैं आपकी हर जरूरत का ख्याल रखूं, मगर आपको किसी तरह भी कमरे से बाहर न जाने दूं। उम्मीद है आप इसका ख्याल रखेंगे। पर भाई, तू है कौन? तू कैसे मेरा मॉनिटर बन गया है? किसने हुक्म दिया है तुझे? ये डॉक्टर डोमन का हुक्म है। ये इन्हीं का अस्पताल है। पर मैं हूँ कहाँ? कुछ बताओ तो सही, ये किस्सा क्या है आखिर? मेरी जुबान ज्यादा रवा होने लगी थी। जितनी अंग्रेजी मैं जानता था वो मेरे पूरी तरह काम आ रही थी। आपको ये मालूम नहीं है? नहीं भाई, मुझे तो बांध कर टीके पर टीका लगाकर यहाँ लाया गया है। मुझे क्या पता वो मुझे कहाँ ले आए हैं। ओह, ये तो अजीब बात बताई है आपने। आप सैन फ्रांसिस्को में हैं जनाब, और आपको कराची से यहाँ लाया गया है क्योंकि आपके गुर्दों की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टरों की राय ये है कि आपका दिमाग भी सही नहीं है। आप लोगों पर ख्वाह मुख्वाह हमला कर देते हैं, मगर आप फिक्र न करें, ये लोग आपका सही इलाज कर देंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। तो तुम समझते हो मेरा दिमाग भी खराब है और गुर्दे भी। ये कहा है ना उन्होंने। बुलाओ जरा उस
डॉक्टर दुम्मन को, वो शाम को आएंगे, पर वो मेरी टांगों का प्लास्टर कहाँ गया? वो तो कहते थे कि किसी एक्सीडेंट में मेरी टांगें कुचल गई हैं, ये कैसे ठीक हो गई? नहीं नहीं, आपकी टांगें तो बिल्कुल दुरुस्त हैं, ये देखें, जरा सी खराश तक नहीं है कहीं पर। उसने मेरे पजामे का पांचा उठाकर देखते हुए कहा, और मुझे हैरत थी कि मेरी टांगों के तमाम बाल इन्होंने उस तरह से साफ कर दिए थे, किसी एक जगह भी बाल नहीं रहने दिया था। देखो खुदा के लिए मेरी बात सुनो, तुम ईसाई हो के मुसलमान? मैं ईसाई हूँ जनाब, और मेरा नाम सीजर है। खुदा तुम्हारे हाल पर रहम करे, मेरी बात गौर से सुनो। मैं ना तो बीमार हूँ और ना जख्मी। ये लोग मुझे लाहौर से जबरदस्ती यहाँ ले आए हैं, और मेरी समझ में नहीं आता कि इन्होंने मेरी टांगों पर प्लास्टर क्यों चढ़ा रखा था। डॉक्टर दुम्मन मेरा दुश्मन है, जान का दुश्मन, वो मुझे कत्ल कर देगा। खुदा के लिए मेरी कुछ मदद करो, वरना मैं इन सब को खत्म कर दूंगा, इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह वेरी सॉरी मिस्टर ग्यास, बुरी बात, आप खुद को संभालें। डॉक्टर ठीक ही कहते थे, बराहे करम आप लेट जाएं, वरना आपको फिर ये दौरा पड़ सकता है। उसने मुझे दोबारा बिस्तर पर लिटाने की कोशिश की, मगर मैंने इसके दोनों हाथ झटक दिए। हट जाओ तुम, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त आदमी हूँ, दफा हो जाओ परे। ये बात मैंने अपनी जुबान में कही। इसके सामने अंग्रेजी बोल बोल कर मेरा मुंह थक गया था, मगर वो कोई ज्यादा ही ढीठ किस्म का आदमी था, बराबर मुझसे उलझता रहा। आप लेट जाएं मिस्टर ग्यास, ये अच्छी बात नहीं। ओए तू परा दफा हो, पता नहीं कहाँ की झूठ है तू। डैम इट, मैं नहीं लेटूंगा। ये कहकर मैं बिस्तर से उतर गया और भागकर खिड़की के सामने जा ठहरा। इसमें यहाँ से वहां तक शीशा लगा था। तो ये बात है, इन आदमखोरों ने मुझे बैठे बिठाए सान फ्रांसिस्को पहुंचा दिया था। उस कुत्ते के बच्चे दुम्मन का खुदा बेड़ा गर्क करे, वो पता नहीं क्या करेगा। ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे जहन की फिरकी घूम गई थी। मेरे सामने एक वसी बाग था, इससे आगे कोई सड़क थी जिस पर ट्रैफिक ने उदम मचा रखा था। उससे आगे फिर इमारतें ही इमारतें थीं। बाग में उस वक्त कोई इक्का दुक्का आदमी नजर आता था। मैं अब अमेरिका की सैर कर रहा था। खुदा इनको तबाह करे, मुझे इस दुम्मन ने पागल मशहूर कर दिया था। जब ही वो सीजर बहुत संभल कर मुझसे बात कर रहा था, वो अब मुझसे चंद हाथ के फासले पर खड़ा था। इसे मैंने घूर कर देखा तो इसने फौरन ही मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, जैसे वो मेरा सामना करने से घबरा रहा हो। फिर मैंने झुंझलाकर पर्दा दाएं से बाएं चला दिया। शीशा मेरी निगाह से ओझल हुआ तो कमरे में रोशनी कम हो गई, जिसकी कमी 2 ट्यूब लाइटें पूरी कर रही थी। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं खिड़की से हटकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो पूरी तरह मुकफ्फल है। इसे खोलो मिस्टर सीजर, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं जनाब, आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं। वो एकदम मेरे करीब आ ठहरा। आप लेट जाएं, आराम आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके गुर्दे खराब हैं, आप बेहोश भी हो सकते हैं। आए, आप आराम से लेट जाएं, मैं आपको नाश्ता कराता हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ ये ठीक है, नाश्ता ले आओ, कोई सिगरेट भी लेते आना मेरे पास। जी हाँ, सिगरेट भी मौजूद हैं, मैं अभी देता हूँ। ये कहकर उसने अलमारी खोलकर इसमें से एक सिगरेट का पैकेट और लाइटर मुझे दे दिया। ज्यादा ना पिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें जनाब। ओए तुम बकवास ना कर, मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। जी क्या कहा आपने? मैं समझा नहीं। तू क्या समझेगा गामड़ आदमी, मेरा मतलब ये है कि मिस्टर सीजर के नाश्ता ले ही आओ। मैंने दूसरा फिक्रा अंग्रेजी में कहा। वो मुस्कुराने लगा, बोला आप बहुत अच्छे आदमी हैं मिस्टर ग्यास, आप अंडे पसंद करते हैं, जो कुछ है ले आओ। मैंने वहाँ से हटकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो मेरे लिए कई किस्म की अला बला चीजें निकाल कर ले आया। सिर्फ एक चीज की समझ मुझे आई और वो थी दूध मिली काफी। दूसरी शायद सैंडविचेस थे, मगर उस खाने में ना रोटी थी ना डबल रोटी। तुम पर हजार लानत है भाई, ये नाश्ता देते हो तुम अपने मेहमानों को। जी क्या कहा आपने? मैं समझा नहीं। दफा कर यार, तू अजीब है। मैं कहाँ तक तुझसे तुर्की बोलता रहूं। बात यह है सीजर भाई के इधर कोई डबल रोटी नहीं है तुम्हारे पास? वो भी ला रहा हूँ जनाब, आप शुरू तो करें। कुछ ही देर बाद वो
बर्गर ले आया अपने होटलों में। इसका भी आम रिवाज था। मुझे याद है रावलपिंडी के सैटेलाइट टाउन में एक आदमी ड्याना बंद कबाब किस्म की चीज बेचा करता था। वो भी इसी किस्म की चीज थी। डबल रोटी काट कर उसके 2 परतों में वो कीमा कूट कर भर देता था। बाद में सुना है किसी ने उसको धमकी दी थी कि साले ये ड्याना बंद कबाब का क्या मतलब है, अंदर करवा दूंगा तुझे, ये मजाक बंद कर दे। बाद में उसने वो बोर्ड ही बदल लिया जिस पर उसने इबारत को तब्दील करवा के लिख लिया था, शीरी बर्गर खाइए और लुत्फ उठाइए। जो तो करके मैंने वो नाश्ता जहर मार किया। काफी अलबत्ता बहुत लजीज थी। नाश्ते के बाद मैंने फिर सिगरेट सुलगा लिया, मगर उस सूरत हाल को देखकर मुझसे जब्त नहीं हो रहा था। ओए पागल आदमी, मैंने सीजर को आवाज दी मगर वो फिर मेरा मुंह तकने लगा। वो मेरी बात कैसे समझ सकता था। बर्तनों को बेसन में रखकर मेरी तरफ पलटा। कुछ मुझसे कहा है आपने? लुक मिस्टर सीजर। यस आई एम लुकिंग। तू जरा डॉक्टर दुम्मन को बुला दे। मैंने कहा है ना कि वो शाम को आएंगे। किसी और डॉक्टर को बुला दे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है यहाँ। मैंने बहाने से काम लिया। पेन? यू मैन वेरी सीवियर पेन। हाँ यही बात है, यहाँ दर्द है मुझे। ठीक है, मैं डॉक्टर हारून को बुलवा लेता हूँ, अभी फोन करता हूँ उसे। ये कहकर वो अलमारी के करीब रखे फोन की तरफ लपका। मैं समझता था कि वो कोई रेडियो है, मगर वो उनका इंटरकॉम था। मुझे डॉक्टर हारून से मिला दें प्लीज। चंद लम्हों बाद डॉक्टर फोन पर आ गया। हेलो डॉक्टर हारून। यस सर। एक ही बात है सर, वो मिस्टर ग्यास है ना, इसके पेट में शदीद दर्द है, आप इसको देख लें, बस अभी आ जाएं, वो बहुत परेशान है। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया और अपने हाथ यूं ही झुलाता हुआ मेरे पास आ गया। वो कुछ शर्मसार सा था। मुझे क्या पता, मैं समझा वो हारून है, सब उसे यही कहते थे, मगर वो कहता है मैं हारून हूँ, डॉक्टर हारून। चलो यही सही, इससे क्या फर्क पड़ता है। हारून क्या ये पाकिस्तानी आदमी है? जी हाँ बिल्कुल पाकिस्तानी है। डॉक्टर डोमन ने कुछ ही दिन पहले उसे मुलाजिम रखा है। इस अस्पताल का क्या नाम है? इसका नाम पाम रोज हॉस्पिटल है। क्या प्राइवेट है? जी हाँ प्राइवेट क्लिनिक है। बिल अमूम यहाँ गुर्दे के मरीज आते हैं। कितने डॉक्टर हैं यहाँ? 6 डॉक्टर हैं। क्या वो सब के सब पाकिस्तानी हैं? जी हाँ। ठीक है सीजर, मेरा दिल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मैं कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। सीजर मेरे सामने ही कुर्सी पर बैठा रहा। बदन इसका बहुत ही कसरती मालूम होता था। तुम बॉडी बिल्डिंग करते हो? जी हाँ, मैं बॉक्सर भी था। मैंने अब ये काम छोड़ दिया है। मेरी उम्र 30 साल हो गई तो मैंने रिंग छोड़ दिया। अब यहाँ काम करता हूँ। कुछ फायदा भी हुआ तुम्हें बॉक्सिंग का? फायदा तो बहुत हुआ, बहुत रकम मिली मुझे, मगर वो खत्म भी हो गई। शराब, औरतें, जुआ, कई बुलाएं चिमट गई थी मुझे। अभी शादी नहीं की है तुमने? नहीं, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। फायदा भी क्या है? वो अपने माफियल ज़मीर का इजहार अच्छी तरह कर सकता था, मगर इसकी आंखों को करार नहीं था। चारों तरफ इसकी नजरें घूमती थीं। दरअसल उसे कभी कभी ये शुबा होने लगता था कि कहीं मैं दरिंदगी पर न उतर आऊं। उसे शायद यही समझाया गया था कि इससे बचकर रहना, ये काट लेता है। उस दुम्मन का खुदा सत्यानाश करे, इसने मेरे लिए जबरदस्त मुसीबत पैदा कर दी थी और अब भी वो बाज नहीं आ रहा था। और अभी मैं सैन फ्रांसिस्को का एक कमरा ही देख सका था जहां उसने सीजर को मुझ पर मुसल्लत कर रखा था। पता नहीं वो उसे तनख्वाह क्या देता था, लेकिन इतना जरूर था कि सीजर अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह समझता था। इतने में कमरे का दरवाजा बजने लगा। किसी ने बाहर से उसे मुकफ्फल कर रखा था। चंद ही लम्हों बाद एक डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। इसका लिबास ही बताता था कि वो डॉक्टर है। चेहरे मोहरे से वो कतई पाकिस्तानी नजर आता था। उसने अंदर आते ही दरवाजे में कुंजी घुमा दी, जिसका मतलब था कि वो उसे फिर से मुकफ्फल कर रहा था। जब वो मेरी तरफ मतवज्जो हुआ तो मुस्कुरा रहा था। सीजर उसे देखते ही कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो भी बड़े दोस्ताना अंदाज से मुस्कुरा रहा
रहा था। आपका मरीज पेट में दर्द की शिकायत कर रहा है। उसने अपनी अफ्रीकी अंग्रेजी में कहा, मैं देख रहा था कि इस साले को ग्रामर का कुछ ख्याल नहीं था, बस अपना मतलब वो समझा लेता था मगर बड़ी रवानी के साथ। डॉक्टर ने मेरी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, बोला अस्सलामु अलैकुम। वो बड़े खरूज से मुस्कुरा रहा था। उम्र इसकी यही कोई 35 साल होगी। रंग इसका सांवला सा था और सफेद कोट उसे अच्छा लगता था। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।